अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से सख्त नाराज़ हूँ। ना आप लोग अच्छे रिव्यूज़ देते हो, ना आप एपिसोड्स को लाइक करते हो। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मज़े जो है ना मेरी एपिसोड देखकर गुजर गए हैं। ना वो एपिसोड को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, और ना ही कोई कमेंट करते हैं। फिर भी आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं नॉवेल द लव एरर की सेकंड एपिसोड। और ये एपिसोड माफिया, ये नॉवल माफिया बेस्ड है, एग्जीक्यूशनर बेस्ड है, और इसमें रोमांस भी है। स्टार्ट करते हैं फिर, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ भी दीजिएगा प्लीज़। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवेल है द लव एरर, एपिसोड नंबर 2। सिरकान सिकंदर पाशा ने लब भींचे उस लड़की को देखा था जो नशे में धत ब्लैक शॉर्ट्स में अपने नीम उरिया जिस्म की नुमाइश करती। पहली बार वो उसे अपने हॉस्पिटल में मिली थी, जब वो इंजेक्शन लगवाते वक्त उसकी कलाई दबोच के रोने ही लग गई थी। इंजेक्शन से डर लगता है मुझे तो। और सिरकान सिकंदर पाशा को लगा था वो उन बोलती आंखों में डूब जाएगा, तभी नजरें चुराई थी। और फिर एक दिन एक रेस्टोरेंट में नजर आई थी, किसी के साथ बैठी बड़ी नज़ाकत से बातें कर रही थी। जब नज़र सिरकान पे उठी थी, पल भर को ठहर गई थी उसकी नज़र। अनजाना सा एहसास उभरा था उन आंखों में। सिरकान को यही लगा था, और फिर जल्दी से नज़रें चुराई थी, जबकि समाहिर ने देर तक उसे देखा था। उसे वो दिन भी याद था जब अचानक शॉपिंग सेंटर से निकलते बीच रास्ते में उसे सामना हुआ था, और समाहिर की आंखों में वही अनजाना एहसास पनपता महसूस हुआ था। तो वो 2 कदम पीछे हटके उसने नज़रें चुराई थी कि वो अपनी दिल की कैफियत नहीं समझ पा रहा था। ज़मीन आसमान का फ़र्क था दोनों में। फिर भी बार बार सामना होने पे वो अपने दिल की कैफियत से घबरा के नज़रें चुरा लेता, और वो मुस्कुराती आंखों से उसके चेहरे को हिफ्स करती। और अब यूं उसके सामने खड़ी थी, नशे में धत। आलियान आफंदी के बंदों से बचा के वो फिलहाल उसे घर ही लाया था। उसे अपनी बोझल आंखों से देख रही थी। अरे मौलवी साहब, माय लक, आह माय लक। सरकान की नज़र झुकाने पे, उसकी तरफ ना देखने पे समाहिर ने उसे यही नाम दिया था। वो झूलती मुस्कुराती उसे देखती कह रही थी, और फिर वहीं नीचे आलती पालती मार के बैठ गई, ऊपर हाथ करके दुहाई देते हुए। ए ऊपर वाले, जूलिया को आपसे लव हो गया आज। अपनी खुशकिस्मती पे तो मुझे रश्क आ रहा है आज, वो नशे से चूर लहजे में कह रही थी। सिरकान सिकंदर पाशा ने घूर के उसके बैठने के अंदाज को देखा था, अपना कोट उतार के उसकी तरफ फेंका था। ये पहनो, और सिमट के बैठने में तकलीफ हो रही है तुम्हें? वो हंसती हुई उठी थी, लड़खड़ा के गिरने वाली थी, जब सिरकान ने आगे बढ़ के उसे बाजुओं में भर के गिरने से बचाया था। समाहिर उससे बिदक के अलग हुई थी, जैसे वो खुद कोई अछूत हो। नाना, आप तो इतने साफ हैं, मुझे खुद छू के खुद को मैला मत करो नाना। सिरकान को उसकी आंखों में नमी उतरती हुई महसूस हुई थी, जबकि वो लड़खड़ाती कोट पहनने लगी। वैसे तो आप हीरो है हीरो, कैसे मुझे उनसे बचा लिया? हीरोइन वाली फीलिंग आ रही है, वो कहती हंसने लगी। नशा ज्यादा चढ़ा हुआ था, तभी लड़खड़ा के पीछे गिरने वाली थी, जब सिरकान ने उसे जल्दी से थामा था। वो बौखला के सिरकान के सीने से लगी थी, बोझल पलकें उठा के उसे देखा था, उसके लबों पे अपनी उंगली फेरने लगी। मैं तुझसे छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। साथ ही उसके बाजुओं में झूल गई थी वो। उसका होश रुबा हुस्न सिरकान की बाहों में था। उसने नजरें झुकाई थी, साथ ही दिल में ताउस पड़ने लगा कि उसे डर था कि अल्लाह ताला के बंदे को शैतान के बहकावे में आने के लिए लम्हा ही कौन सा लगता है। मुझे नींद आ रही है, वो बोझल आंखें जबरदस्ती खोले उसके कंधे पे थोड़ी टिकाए मिनमिनाई थी। सरकान धड़कते दिल के साथ उससे अलग हुआ था। वहां जाके सो जाओ। उस रूम में वो अस्पात में सर हिलाती अपने सैंडल्स उतारने लगी। उसके वजूद के उतार चढ़ाव से नजरें चुरा के वो मुंह ही मोड़ गया, जब अचानक धड़ाम की आवाज़ आई थी। उसने मुड़ के देखने की कोशिश की तो मोहतरमा दरवाजे के पास ही उल्टी पड़ी हुई थी।
سرکان نے اس نئی افتاد پہ لب بھینچ لیے کہ اب اسے یہیں تو پڑے رہنے تو دے نہیں سکتا تھا۔ جب ہی آگے بڑھا تھا، اسے بازوؤں میں اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا، کمفرٹر ٹھیک کر کے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ کیا کر رہے ہو سرکان؟ وہ نائٹ بار میں ناچتی ہے، نشے میں ہے، زیادہ قائم بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی تھی۔ اس نے پھر سے چپکے سے نظر ڈالی تھی اس کے چہرے پہ۔ اگر میری جگہ کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو؟ اس کا دل جیسے ڈوب گیا تھا اپنی بات پہ۔ تو تو کیا سرکان؟ ایسی بہت سی راتیں رنگین بنا چکی ہوگی، وہ پھر سے ہم کلامی میں بولا تھا، اور پھر بالکل اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دل خراش منظر آن ٹھہرا تھا۔ وہ بھیگی بے یقین آنکھیں، اور اس سے آگے اس سے سوچا نہ گیا۔ کانپتے دل کے ساتھ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، اور پھر سر جھٹک کے لب بھینچے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا کہ گھٹن کا احساس بڑھ گیا تھا بہت۔ اوئے تو ریڈی ہے نا؟ وہ آج جاسم کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ آئی تھی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے جاسم کو دیکھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ لے، جب میں ساتھ ہوں تو ڈر کس لیے؟ اور میں نے وعدہ کیا ہے تجھ سے، تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا، تو ٹرسٹ کر میرے پہ، آئی سمجھ؟ چشمان نے نظر اٹھا کے اس شخص کو دیکھا تھا جو بلیک شرٹ، بلو جینز پہ اپنی براؤن مردانہ شال اوڑے ہلکے بیئرڈ کے ساتھ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، اور وہ ادھر بیٹھا اس لڑکی کے ساتھ اپنا سر کھپا رہا تھا۔ میں کال ملا رہا، تیار رہ، جو جو سکھایا ہے وہ بولنا ہے، کہہ کے جاسم کال ملانے لگا، جبکہ چشمان کانپتے دل کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لے، بات کر، بول بن کے، ڈرنا مت۔ اس نے فون کان سے لگایا تھا، لینڈ لائن سے کال ملائی تھی اس نے۔ ہیلو؟ عدنان کی آواز پہ اس نے خوف زدہ نظروں سے جاسم کو دیکھا تھا، جبکہ وہ اپنا ماتھا پیٹنے لگا۔ ہیلو عدنان، کیوں کال کی ہے؟ وہ اپنا بھاری سر سنبھالتے بولا تھا۔ میں نے کہنا تھا کہ… اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اور اس کی زبان خاموش ہو چکی تھی۔ جو جو گالیاں اسے جاسم سکھا چکا تھا وہ سب بولتی گئی، اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ کب کی رکی سانس اس نے بحال کرنے کی کوشش کی تھی جب اچانک جاسم کا قہقہہ ابھرا تھا۔ وہ حیرت سے اس پاگل بندے کو دیکھنے لگی۔ ہنس، تو بھی ہنس۔ کیا گالی دی ہے؟ امریکن ایکسینٹ میں پنجابی گالی۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا تو چشمان کو بھی ہنسی آ گئی۔ جب اس کا بندہ اندر آیا تھا، یہ لیں سر، لیپ ٹاپ اور ایک موبائل اس کی طرف بڑھا کے اس نے چشمان کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ سامنے والا ان کا مالک تھا اور ساتھ بیٹھی ہوئی ان کی کل کائنات۔ چل تو اب جا، اسے بھیج کے وہ اب چشمان کو دیکھنے لگا۔ یہ لیں، اس کمینے کا موبائل اور لیپ ٹاپ، آگ لگا دے۔ چشمان بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلنا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دونوں چیزیں لی تھیں۔ جاسم فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اپنی بے وقوفی میں اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے والی تھی۔ اوئے سن، بس یہی تصویریں ہی ہیں نا؟ باہر تو نہیں گئی کہیں اس کے ساتھ؟ میرا مطلب کہیں ہوٹل شوٹل، کمرہ شمرہ؟ چشمان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نظریں اٹھا کے اسے دیکھ بھی سکے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یوں ہی سر جھکائے ہوئے، چل کام تمام کر ان کا، پھر تجھے لنچ کرواتا ہوں۔ جاسم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا تھا۔ کیسے کروں؟ چشمان نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ وہی کچن میں جا، ہتھوڑا پکڑ کے مار اس کے سر پہ، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ ہتھوڑا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی، اور جاسم صاحب رٹے لگا کے پڑھنے والے پنجابی۔ وہ میرا مطلب ہے ایکس، یہی بولتے ہیں نا انگلش میں۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا اور کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آنا شروع ہوئی تھی تو وہ کچن میں آیا تھا جہاں وہ بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ اوئے تو رو کیوں رہی ہے؟ سب ختم ہو تو گیا؟ جاسم گھبرا کے اس کے قریب آیا تھا جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی رو رہی تھی۔ میں گناہ گار ہوں جاسم، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا جسم ڈھانپنے کا حکم دیا اور میں نے اپنا پورا وجود ایک نامحرم کو دکھا دیا۔ وہ ہر لمحہ، وہ ہر تصویر، اس ہر تصویر پہ مجھے 100 کوڑے پڑنے چاہیے۔ ایک ریلیجیس فیملی کی مسلمان بیٹی ہو کے بھی میری حیثیت کسی بازاری عورت سے کم نہیں ہے۔
जासिम लब पीछे उसे देख रहा था कि ठीक है वो उसकी मदद कर रहा था, लेकिन क्या तो उसने गलत ही। चल ना रो अब, देख सब ठीक हो गया, वो रब है ना, उससे माफी मांग लें, उसे राजी कर लें, बाकी दुनिया की परवाह ना कर तू। जासिम उसे समझा रहा था, माफ कर देंगे। चश्मान ने अब अपनी सुर्ख होती आंखों से उसे देखते पूछा था, ओए ऐसे ना देखा कर मुझे, कितनी बार कहूं, दिल संभल नहीं पाता। जासिम नजरें चुराते कह रहा था। चश्मान हैरत से उसे देख रही थी। क्यों इतनी हेल्प कर रहे हो मेरी? जासिम ने एक नजर उस पे डाली थी। तुझसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं? ओ यार तू अच्छी लगती है मुझे, मैं इतनी घटिया लड़की हूँ फिर भी तू ऐसे बोल रहा है? चश्मान खुद के लिए नफरत का इजहार करती कह रही थी। ओए खुद को घटिया ना बोल, अल्लाह ने तुझे बचा लिया, शुक्र मना। बाकी कुछ ना सोच, गलती हो गई है ना तुझसे, अब ना करना ऐसी गलती। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह है, यहाँ लड़कों से दोस्तियां करेगी तो ऐसे ही फंसेगी। देख मेरी गल सुन चश्मान, मैं भी बड़े बड़े ऐसे काम कर चुका, अब दिल उठ गया है, जेल भी गया, पर मैं मर्द हूँ। मेरी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आता, मेरी दौलत मेरा स्टेटस देख के सब भूल जाते हैं, मेरा सारा जुर्म भूल जाते हैं। पर चश्मान तू लड़की है, मैं नहीं कहता कि लड़की हो तो खुद को कैद कर लो, ना ना बिल्कुल भी नहीं। आज़ाद रह, आज़ादी से लाइफ जी, मौज कर, पर कभी किसी लड़के के हाथों की कठपुतली ना बन। ये जो तेरा ड्रेस है ना, ये जो तेरा दुपट्टा है ना, ये तेरा महरम है, तेरी हिफाजत करता है। अपने इस महरम को खुद से दूर ना फेंक, इसे संभाल के रख, ये तुझे हर बुरी नज़र से बचाएगी। जो लड़का तुझसे तेरा जिस्म मांगे, तुझे लगता है कि वो तेरी इज्जत भी कर पाएगा? चश्मान ज़मीन में गिरती जा रही थी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठा के अपने सामने बैठे शख्स को देख सके जो उसके लिए निजात का फरिश्ता बन के आया था। चल उठ अब, लंच करते हैं, फिर तुझे तेरे घर छोड़ आता हूँ। वो उठ के उसे भी उठने का कहने लगा तो वो भी नज़रें झुकाए अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी कि एतबार यकीन मुहाफिज उन सब का एहसास आज उस शख्स को देख के उसे हो रहा था जो उसकी इज्जत का मुहाफिज बना था आज। सुबह जब आँख खुली तो सर भारी भारी सा महसूस हो रहा था। एक भरपूर अंगड़ाई लेके उसने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो कोई साफ सुथरा बेडरूम था। वो हैरत से इधर उधर देखती रही। जब उसे रात का मंजर याद आया था, ओह हाँ ये तो मौलवी का घर है ना, खुद से कहती वो मुस्कुराती बेड से उतरी थी। कमरे का दरवाज़ा खोल के वो बाहर लाउंज में आई थी जहाँ उसे कोई लड़की नजर आई थी जो सिरकान के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। आहट पे सिरकान ने चौंक के सामने देखा था जहाँ समाहिर खड़ी उन्हें देख रही थी। आओ नाश्ता करो, सरकार ने ऑफर दी थी। वो हल्का सा मुस्कुराती आगे बढ़ रही थी जब नज़र उस लड़की पे पड़ी जो अजीब नज़रों से उसे सरता पैर देख रही थी। उसकी ड्रेसिंग को वो हैरत से देख रही थी कि उस जैसी लड़की सिरकान के घर क्या कर रही है। समाहिर खुद में ही सिमट गई थी उसकी नज़रों से, जबकि सिरकान उसके लिए ऑमलेट प्लेट में डाल रहा था। वो बैठ चुकी थी तो यशाल सिरकान को देखने लगी सवालिया नज़रों से। ये मेरी दोस्त है, सिरकान ने मसरूफ़ अंदाज में कहा था। समाहिर ने चौंक के उसे देखा था जो लापरवाह सा बना उसके दिल में अपनी जगह बना रहा था। तुम दोनों नाश्ता करो, मैं रेडी होके आता हूँ हॉस्पिटल के लिए, कह के वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया जबकि यशाल अब गौर से उसका मुआयना कर रही थी। हु आर यू? समाहिर ने चौंक के उसे देखा। समाहिर, प्रोस्टिट्यूट लगती हो। यशाल के तंज पे उसने चौंक के सर उठाया था। दोस्त तो कहीं से नहीं लगती तुम। वो खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों के अजीब अंदाज से वो परेशान हो रही थी। किसी के साथ थी? प्रेग्नेंट हो गई हो क्या? हेल्प लेने आई हो सिरकान से, या सिरकान को भी अपने जाल में फंसाने आई हो? वैसे बता दूं कि सिरकान एक रिलीजियस बंदा है, वो तुम जैसी प्रोस्टिट्यूट्स को मुंह नहीं लगाता। समाहिर का दिल जैसे किसी गहरी खाई में डूबता महसूस हुआ था उसे। उसे खुद के वजूद से नफरत हो रही थी। वो तो इतना भी नहीं कह पा रही थी कि प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ, नाइट बार सिंगर हूँ, लेकिन जो भी हूँ, नाइट बार सिंगर हो, नाइट बार डांसर या प्रोस्टिट्यूट, सबका एक ही काम है, अपने नीम उड़िया जिस्म से रईस ज़ातों की रंगीनी का सामान बनना। उसने बेहद खामोशी से नाश्ता करती यशाल को देखा और फिर उस बंद दरवाजे को जो शायद सिरकान का रूम था जहाँ वो अभी अभी तैयार होने गया था।
लाउंज में नजर दौड़ाई, उसके सैंडल्स वहीं सोफे के पास पड़े हुए थे। अपनी जगह से उठ के वो अपने सैंडल्स उठा के सीने से लगाए, एक आखिरी नजर उस कमरे के बंद दरवाजे पे डाली थी और फिर पुरनम होती आंखों के साथ उस घर से निकलती गई कि वो कहाँ और सिरकान सिकंदर पाशा कहाँ। उसे देख के सब उसे प्रोस्टिट्यूट ही कहते हैं, तो एक प्रोस्टिट्यूट ही सही। और वो नीट क्लीन सा सिरकान सिकंदर पाशा। यशाल के चेहरे पर मकरूराना मुस्कुराहट थी जब सिरकान आया था। वो कहाँ गई? कौन सा माहिर? यशाल ने अजीब नजरों से उसे देखा था। हाँ वही, वो तो उसका नाम भी नहीं जानता था। चली गई। कस्टमर को टाइम दिया होगा उसने, प्रोस्टिट्यूट जो है। सिरकार ने चौंक के उसके अंदाज को देखा था जो उसे ही जिताती नजरों से देख रही थी। वो खामोश रहा, सर झटक के वो बाहर की तरफ जाने लगा। वी आर गेटिंग लेट। आ रही हूँ। यशाल मुस्कुराती अपनी जगह से उठी थी कि अब उसे यकीन था कि वो लड़की वही समाहिर फिर से उस शख्स के घर की तरफ नहीं आएगी कभी। वक्त क्या करता है, किस्मत क्या खेल खेलती है, ये तो हम इंसानों को कहाँ मालूम होता है। वो अपने फ्लैट में आई थी। एक कमरे का छोटा सा फ्लैट था जिसके साथ छोटा सा लाउंज, एक छोटा सा किचन था और वॉशरूम था। उसने खाली नज़रों से अपने पूरे अपार्टमेंट को देखा। थके कदमों के साथ वो वहीं नीचे सोफे से लग के बैठी थी। प्रोस्टिट्यूट। अचानक इस आवाज़ पे उसने चौंक के अपने चारों तरफ देखा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस दिमाग में उन अजियतनाक अल्फाज की बाज़गश थी। प्रोस्टिट्यूट हो तुम, प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट। आवाज़ें उसे अजियत दे रही थी। वो कानों पे हाथ रख के चिल्लाई थी, आई एम नॉट प्रोस्टिट्यूट। उसकी आवाज़ में वहशत थी। भीगी पलकों पे वो चेहरा आन ठहरा था। सिरकान सिकंदर पाशा। उसने जल्दी से सर झटका था कि उसका तसव्वुर भी इतना पाक था कि समाई को लगता कहीं वो तसव्वुर में ही मैला ना हो जाए। आपका तसव्वुर ही इतना खूबसूरत है सिरकान सिकंदर पाशा कि मुझे तो डर लगता कहीं आपका ये तसव्वुर ही मुझसे कोई ना छीन ले। उसने अपने वजूद पे नज़र डाली, उसकी टांगों पे और ड्रेस पे मट्टी के हल्के हल्के निशान थे जो शायद कल रात को ही लगे थे जब वो भागते भागते लड़खड़ा के गिरी थी। वो अपनी जगह से उठ के मिरर के सामने जाके खड़ी हो गई थी। देखो जूलिया, देखो, तुम कहीं से भी सिरकान सिकंदर पाशा जैसे इंसान के काबिल नहीं लगती। तुम्हारा तो चेहरा भी गंदा पड़ा है, तुम्हारा तो पूरा जिस्म बदबूदार है। कल सर चुकी हो। तुम प्रोस्टिट्यूट हो, प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट और सिरकान से तुम्हारा क्या मैच? प्रोस्टिट्यूट। आवाज़ें फिर से दिमाग पे हथौड़े की तरह ज़र्ब लगा रही थी। उसने कानों पे हाथ रख लिए कि ये आवाज़ें तो उसे उधेड़ रही थी। बेजान वजूद के साथ वो वहीं नीचे बैठती चली गई। ये हॉस्पिटल से मुल्हिक मस्जिद थी जहां वो नमाज ज़ोहर अदा करके अभी अभी फारिग हुआ था। जबकि यशाल क्लास वॉल से बाहर खड़ी उसे देख रही थी। वो उसे पसंद था। उसके साथ की चाह के लिए वो बेहद मुश्किल से उसके करीब आई थी और अब सिरकान के करीब आने की कोशिश में वो उसकी दोस्त बन गई थी। जबकि सिरकान सिकंदर पाशा का अंदाज लिया दिया सा था हमेशा, जो यशाल को काफ़ी महसूस होता। लेकिन वो खामोशी रहती कि टाइम के साथ ही सही, लेकिन कभी तो सिरकान उसे प्रपोज कर ही लेगा शादी के लिए। सिरकान जैसे ही बाहर आया तो यशाल मुस्कुराती उसके करीब आई थी। मैं वेट कर रही थी, लंच करें? सिरकान अपने मोबाइल में ही न जाने क्या सर्च कर रहा था। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा, तुम कर लो जाके। यशाल कुछ देर गौर से उसे देखती रही। वो लड़की क्या कर रही थी तुम्हारे घर सिरकान? उसके सवाल पे सिरकान चौंका नहीं था। क्यों? ऐसे ही मसरूफ अंदाज में जवाब दिया था। मतलब तो वो प्रोस्टिट्यूट थी और तुम्हारे तो ऐसे शौक हो ही नहीं सकते कि एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर लाओ। सिरकान ने रुक के उसे देखा था। तुमसे कहा था उसने कि वो प्रोस्टिट्यूट है? वो गड़बड़ा ही गई। उसकी ड्रेसिंग से लगा किसी की शख्सियत को अपनी मर्जी का नाम देना गलत बात है। वो क्यों आई थी, मेरा और उसका मैटर है, तो प्लीज़। सरकार ने दो टोक अंदाज में बात की थी। नहीं, मेरा मतलब। वो जो कहना चाह रही थी सरकार ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। जाके लंच कर लें आप, कह के लंबे ढक बढ़ता वो आगे बढ़ गया था। ना चाहते हुए भी उसका जहन उस लड़की में उलझा हुआ था जिसका जिक्र इस अंदाज में सुनना यशाल की ज़बान से उसे अच्छा नहीं लगा था। कौन थी वो? क्या नाम था? वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन यूं एक लड़की का जिक्र होना, वो भी समाहिर का, उसे बेहद बुरा लगा था।
تو आ रही हूँ ना, वरना तुम्हारे सारे मैसेजेस कॉल रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे घर होंगी जहाँ तुम्हारा भाई है, पापा है, मम्मा है। अदनान कमींगी से कॉल पे कह रहा था, जबकि चश्मान कांपते दिल के साथ उसे सुन रही थी कि वो जो समझी थी उसे गाली दे के मोबाइल और लैपटॉप तो को तोड़ के वो खुद को बचा चुकी है, तो ये उसकी भूल थी। वो अब भी उसके ट्रैप में थी, लेकिन वो इतनी नासमझ थी कि ये भी नहीं सोचा कि जब सब खत्म कर चुकी है तो उसके पास कहाँ से आ गया ये सब। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? उसने भर्राई आवाज में पूछा था। मोहब्बत, इश्क, प्लेजर, बस हम होटल के उस रूम में कुछ खूबसूरत लम्हे बताएंगे बिताएंगे और फिर मैं अपनी राह, तुम अपनी राह। लेकिन अगर तुम ना आए तो जानती हो क्या होगा? तुम्हारे वॉइस मैसेजेस, तुम्हारे वो मैसेजेस, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स जिसमें उफ तुम्हारी वो आहें, एंड जस्ट टूज मोमेंट्स, जब सब तुम्हारे घर होंगी। और हाँ, अपने इस एक नंबर के गुंडे को बताने की कोशिश भी की तो हशर बिगाड़ दूंगा तुम्हारा। सुसाइड का तो नहीं सोचोगी ना? बिकॉज तब भी तुम्हारे कारनामे तुम्हारे घर पे ही होंगे। और अभी वो खुद को कोसती जब वो उससे ट्रैप हुई थी, जब कॉल के दौरान वो उस नामहरम के साथ बहकी थी, जो जो वो कहता गया वो वही करती गई थी। वो सब अब आंखों के सामने घूम रहे थे, और अब वो उस बंद कमरे में उसके साथ क्या करने वाला है, सोच सोच के उसका दिमाग शल हो रहा था। होटल के उस रूम के सामने खड़ी वो खुद को आने वाले कड़े वक्त के लिए आमादा कर रही थी कि अपने पेरेंट्स की आंखों में धूल झोंक के वो जो कुछ कर चुकी थी उसके सारे ऑप्शंस ख़त्म हो चुके थे। बस यही ऑप्शन बचता था कि वो उसकी बात मान जाए। मम्मा पापा भाई के मान को जो लड़कियां रोन के आगे बढ़ती हैं, जो अपनी हदें पार कर देती हैं, उनका अंजाम मेरे जैसे ही होता है। दरंदगी और हविस के मोहब्बत के नाम पे हविस के पुजारी। उसने दुख से सोचा था। हल्की दस्तक पे ही दरवाज़ा खुला था। सामने अदनान खड़ा दांत दिखा रहा था। अरे आ गई तुम, मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगी। उसका हाथ थाम के वो उसे अंदर लाया था। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? उसने सख्ती से पूछने की कोशिश की थी। वो इनसे मिलवाने, और जिस तरफ अदनान का इशारा कर रहा था उस तरफ देखते ही जैसे चश्मान के ऊपर पूरे कमरे की छत गिर गई हो। ज़मीन पैरों तले से खिसकती महसूस हुई थी उसे। वो दो हस्तियां सामने खड़े उसे बेयकीनी और गम और गुस्से से देख रहे थे। मम्मा पापा, उसके लब फड़फड़ाए थे। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने रिव्यूज़ का ज़रूर इजहार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।